दंतेवाड़ा से बड़ी जानकारी, जहां जादू टोने के शक में हमला किया गया। बड़े भाई ने छोटे भाई के सीने पर धारदार हथियार से वार किया। आरोपी बड़ा भाई फरार होने के प्रयास में, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। ग्रामीण उसके पीछे भागे। आरोपी को जंगल से पकड़ा गया है। हिरासत में लेकर फौरन पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो ये बड़ी आपराधिक घटना दंतेवाड़ा में एक बार फिर से जादू टोने के शक में बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला किया। धारदार हथियार से वार, और हथियार से वार करने के बाद सीधे जंगल की ओर भागने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीण जिसके पीछे भागे जंगल से पकड़कर इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया है। कार्रवाई पुलिस की तरफ से अब की जा रही है, लेकिन एक और आपराधिक घटना के चलते इस इलाके में सनसनी फैली। दंतेवाड़ा का जिक्र कर रहे हैं। पारिवारिक विवाद जिसमें जादू टोना करने का शक रहा है बड़े भाई को छोटे भाई पर। जंगल से पकड़कर हिरासत में लिया गया इस व्यक्ति को, जिसने अपने छोटे भाई पर धारदार हथियार से वार किया था, इस शक में कि ये व्यक्ति उस पर जादू टोना कर रहा है। और अब पुलिस गिरफ्त में ये आरोपी सहयोगी दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बताइएगा दिनेश, किस प्रकार से कार्रवाई पुलिस ने की, कैसे सफलता मिली पकड़ने में? जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि जादू टोना करने के शक पे बड़े भाई ने ही छोटे भाई की धारदार से हथियार से हत्या कर दी है। यह मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने उस धारदार हथियार से वार करने वाले बड़े भाई को ग्रामीणों की मदद से आरोपी संतू कावासी को टोंटा मेटा के जंगल में चारों दिशाओं से घेर कर पकड़ लिया है और उसे न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया जा रहा है। यह मामला कटेकल्याण थाना क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए अब ये देखने वाली बात कि आगे क्या कुछ होता है कार्रवाई के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिनेश। और अब अगली खबर बलौदा बाजार से, जहां यात्रियों से भरी बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। ये बताया गया कि इस बस में कोई टेक्निकल खामी रही है और इसी के चलते पूरा हादसा। बड़ी बात है कि 50 यात्री इसमें सवार थे। बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, चूंकि ज्यादा चोट नहीं आई है। विवाह समारोह से सभी लोग वापस लौट रहे थे। 4 लोग घायल बताए गए हैं। सभी को रायपुर अस्पताल में रेफर किया गया है। तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ, ये भी स्पष्ट हुआ है। हादसे के ठीक बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही हादसे की सूचना लगी, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौजूद जो लोग आसपास थे उन्हें भी सहयोग में लगाया गया और सभी को बाहर निकाला गया। और राजधानी रायपुर का जिक्र कर लेते हैं, जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आज भी आईटी की कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री के घर चौथा दिन इस आईटी की कार्रवाई का। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर पर दबिश दी आईटी ने 4 दिन पहले। अभी भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। प्रदेश के कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। दुर्ग, रायपुर, अंबिकापुर में भी इसी प्रकार की सूचना। छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों में आईटी ने दबिश दी है और ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का निवास है। यहाँ भी चौथे दिन भी आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई है वो सतत जारी है। हालांकि आईटी की अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुँची है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस छापेमारी की कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, किस तरह का जो खुलासा हुआ है, इसकी अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। और अभी भी कार्रवाई लगातार आईटी डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार कार्रवाई है जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी युगल तिवारी के पास। युगल, जिस तरह से हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी है, ये जानकारी जरूर लगी है कि आईटी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन बहुत लंबा सिलसिला हो गया। चौथा दिन आज कार्रवाई का, कोई अपडेट, कोई खुलासा? निर्देश मिले थे कि चौथे दिन है लगातार रायपुर, कोरबा,
रायगढ़, अंबिकापुर कई ठिकानों पर लगातार आईटी की जो टीम है वो दबीज दे रही है और अभी भी दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अभी जो इनपुट्स मिले हैं उस हिसाब से अब जो आईटी की टीम को जो इनपुट मिला है उसके बाद 5 अन्य अलग अलग ठिकानों पर आईटी की टीम है फिर से दबीज दी है और लगातार अभी कार्रवाई जारी है। लेकिन अभी आईटी डिपार्टमेंट ने ये खुलासा नहीं किया है कि किस तरह के जो गड़बड़ियां हैं वो पाई गई है, आखिर किस तरह की ये गड़बड़ियां है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पूर्व मंत्री, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ भी अभी भी चौथे दिन लगातार कार्रवाई जारी है और प्रदेश के अन्य ठिकानों पर भी लगातार चौथे दिन कार्रवाई जारी है। और देखना होगा कि आईटी कब इन पूरे मामलों का आखिर छापेमारी में किस तरह की गड़बड़ियां मिली हैं, किस तरह का जो आरोप लगे हुए थे क्या वो आरोप सही पाए गए हैं, तो उन पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी कार्रवाई है सतत जारी है। जी ठीक है, चलिए, यानी कि अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। युगल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी चर्चा करने वाले हैं। चूंकि राजधानी रायपुर से ही अगली बड़ी जानकारी, पुलिस की टीम पंजाब रवाना हो चुकी है। ड्रग तस्कर को ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेकर आएगी। पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था। रुपिंदर और पिंदर को लाने के लिए टीम रवाना हुई है। रायपुर में भी आरोपी रह चुका है, कनेक्शंस हो सकते हैं और इसलिए बहुत गहनता के साथ पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेकर पहुंचेगी ड्रग तस्कर को। पंजाब रवाना हो चुकी है टीम, क्योंकि पहले भी आरोपी यहां पर रह चुका है, कनेक्शन हो सकते हैं, इस ओर आशंका और ज्यादा बढ़ती है। और अब बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की। सरगुजा के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी। आपको ये बताएं कि सचिन पायलट सरगुजा के दौरे पर रहकर तमाम बैठकें भी लेने वाले हैं। रायगढ़ के दौरे के बाद सीधे सरगुजा का जायजा भी लेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे, जो कि रायगढ़ से आगाज इस यात्रा का होगा। दोपहर में राजीव भवन में बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो सकते हैं। 5 दिनों में 7 जिलों 536 किलोमीटर सफर तय करने वाली है ये यात्रा और उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। इससे श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, बताइएगा, आज सचिन पायलट भी पहुंच रहे हैं, लंबा चलेगा बैठकों का दौर? बिल्कुल, सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो सरगुजा पहुंच रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे यहां बैठक उनका आयोजित किया गया है राजीव भवन में। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसके लेकर के पूरे जो लोकसभा है, अंबिकापुर हो गया, सूरजपुर हो, बलरामपुर हो गया, सूरजपुर हो गया, ऐसे जो जिले हैं उसमें दौरा है। हमारे साथ राकेश गुप्ता हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। कितने किलोमीटर की ये यात्रा है राहुल गांधी की और कहाँ कहाँ क्या विशेष है? सरगुजा संभाग में लगभग 190 किलोमीटर की ये न्याय यात्रा है, 180 से 190 किलोमीटर की। और सरगुजा संभाग के तारा से सूरजपुर जिले में जो आता है वहाँ से शुरू करेंगे। शिवनगर में उनका रात्रि विश्राम है और अंबिकापुर के कला केंद्र में हम लोगों ने एक प्रस्तावित किया है उनकी एक सभा के लिए। अंबिकापुर में दोपहर का उनका विश्राम भी है और उसके बाद में वो सभा के बाद में सोनपुर रनपुर होते हुए परसा करते हुए वो बरियों से राजपुर और राजपुर से झींगों में रात्रि विश्राम है उनका और उनकी पड़ाव रात्र झींगों में रुकेगी। और कितने दिन रुकेंगे यहाँ पर? संभाग में 2 रात रुकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 रात जो है यहाँ राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो है। और आज सचिन पायलट का जिस तरह दौरा है उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत रहेंगे और तमाम जो बड़े नेता भी रहेंगे और जो 3 जिले के जो है वो प्रभारी जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आज एक अहम बैठक है जो सचिन पायलट यहाँ पर लेने वाले हैं सरगुजा में। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। और अच्छा खासा कार्यक्रम मुझे लगता है कि तय किया जाना है, अगर बहुत लंबा दौरा यहां पर राहुल गांधी का रहेगा तो। आगे बढ़ते हुए कांकेर का जिक्र कर लेते हैं, जहां छत से 11 साल का बच्चा नीचे गिर गया। अपनी फंसी पतंग को निकालने के लिए छत पर गया था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज उसका वहां पर चल रहा है। कांकेर की यह घटना, जिला अस्पताल में अभी भी बच्चा इलाजरत। फंसी पतंग को निकालने गया था, लेकिन अचानक से 11 साल का ये मासूम छत से नीचे गिर गया।
और अगली खबर भी कांकेर से, जहां एक बार फिर से तेंदुआ दिखा है। शहर के पास दुध नदी के किनारे घूमते हुए तेंदुए को देखा गया और एक बार फिर से तेंदुए के ट्रेस होने के चलते शहरवासी परेशान, लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग भी सक्रिय हो चुका है, टीमें तैनात है, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं तेंदुए के मूवमेंट पर। यह खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है कि रहवासी क्षेत्रों से दूर रखा जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, शहर का बाहरी इलाका है, लेकिन फिर भी रहवासियों में दहशत एक बार फिर से जन्म लेती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, तेंदुआ एक बार फिर से ट्रेस हुआ। और अब आज जगदलपुर की करेंगे, जहां ग्रामीणों की घर वापसी का दौर लगातार चल रहा है। एक परिवार के 9 लोगों ने एक बार फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। लोगों की समझाइश के बाद ये लोग हिंदू धर्म में वापस लौटे, पूजा पाठ कर इनकी घर वापसी करवाई गई। बस्तर के खोरखोस गांव का ये पूरा मामला, जिसमें घर वापसी को एक अभियान के तौर पर यहां चलाया गया है। जगदलपुर का जिक्र, 9 लोग एक ही परिवार के हिंदू धर्म में वापस लौटे हैं। और अब जिक्र करेंगे बलरामपुर की खबर का, जहां नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म करने वाला आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हो चुका है। नाबालिग छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। शादी से इनकार करने पर पीड़िता ने फौरन पुलिस से शिकायत कर दी। पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बलरामपुर का जिक्र है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ग्राम चपोता का रहने वाला राजेंद्र सिंह है, जो पेशे से शिक्षक है। ये गांव थाना रघुनाथ नगर अंतर्गत आता है। वहां की एक पीड़िता ने थाने में जाकर लिखित आवेदन दिया कि वो आरोपी राजेंद्र सिंह उसके साथ सन 2010 से शादी का झांसा देकर बलात्कार करते आ रहा है। पीड़िता के लिखित आवेदन पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी पेशे से सरकारी शिक्षक है। और अब अंबिकापुर से एक चौंका देने वाली घटना, शर्मनाक कर देने वाली घटना, खासतौर पर मामा ने 9 साल की भांजी से दुष्कर्म किया। कई बार पीड़िता दुष्कर्म की जानकारी अपने परिजनों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मामा डरा धमकाकर दरिंदगी करता था। परिजनों को बताने के बाद जैसे तैसे इस मामले का खुलासा हुआ। महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। आरोपी मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामा जो है उसको काफ़ी डराया धमका के उसको घर पे नहीं बोलने के लिए दबाव डालता था। उसका मामा 27 साल का है और पास में ही रहते हैं बोल के पता चला है। इनके पेरेंट्स जो है वो लड़के और बच्चे, बेटे और बेटी को घर में छोड़ के जाते थे। इनको देखने के लिए बोलते थे मामा को, तो उसी टाइम पे मौका देख के ये सब किया है। तो वो तुरंत आके थाना में रिपोर्ट करवाए और हम लोग उनको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा गया। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। धमकी देने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। एक नाबालिग सहित 3 को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। पुलिस थाने में कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। सोशल मीडिया पर वीडियो डालना महंगा पड़ा है इन्हें। और बात एक बार फिर से बलरामपुर जिले की, जहां 7.5 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। आरोपी ने कई बार पीड़ित से रुपए ठगे। मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन के नाम पर ठगी की थी। आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेजा जा चुका है। एक और ऐसा मामला, इसमें बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने फौरन तत्परता दिखाई।
और अब छत्तीसगढ़ से के लिहाज से एक बड़ी जानकारी। 9 फरवरी का दिन होगा जब आपके लिए बजट पेश हो सकता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। 5 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र है, आप जानते हैं ये तारीख, लेकिन जानकारी बजट को लेकर ऑफिशियली अब सामने आती हुई 9 फरवरी को आ सकता है छत्तीसगढ़ का बजट फाइनेंशियल ईयर 2024। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। 5 फरवरी से बजट सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है। इससे कि युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, बड़ी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र है, बजट सत्र वो शुरू होगा और उम्मीद यही है कि 9 फरवरी को बजट पेश छत्तीसगढ़ का हो सकता है। तीसरे वित्त मंत्री के रूप में राज्य गठन के बाद जो ओपी चौधरी हैं वो वित्त मंत्री बने हुए हैं और उनके बाद वही जो बजट है वो पेश कर सकते हैं। तो एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के लिहाज से इसे कही जा सकती है और 9 फरवरी को हो सकता है कि बजट है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं वो पेश करें। छत्तीसगढ़ की अगर हम बजट की बात करें तो 1 लाख करोड़ से अधिक का छत्तीसगढ़ का ये पूरा बजट है। तो ऐसे में पूरा एक खाका तैयार किया गया है कि आने वाले समय में विभागीय मंत्रियों से भी चर्चा रायशुमारी कर ली गई है। तो आने वाले समय में यही उम्मीद है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का विकास हो, समग्र विकास हो, विभाग के विकास कार्य हो और चाहे ग्रामीण अंचल हो या शहरी क्षेत्र है, सभी पे खास करके जो फोकस है वो रहेगा। कुछ अन्य विषय हैं, जो अन्य योजनाएं हैं उनके लिए विशेष तौर पे बजट में प्रावधान का भी जो रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि 9 फरवरी को जो बजट है वो पेश हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब जानकारी जांजगीर चांपा से, जहां खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अवैध रेत खनन पर 2 चेन माउंटेन, एक जेसीबी सहित 8 हाइवा जब्त की गई हैं। अवैध कोयला परिवहन करते हुए एक ट्रक, एक हाइवा जब्त हुआ है। अवैध चूना पत्थर परिवहन करते एक हाइवा को जब्त किया गया। खनिज विभाग की ये कार्रवाई, इसके तहत माफिया में हड़कंप। और अब राजनांदगांव से खबर का जिक्र करेंगे, जहां अवैध परिवहन करते 5 वाहन जब्त किए गए। रेत, मुरम, चूना पत्थर का परिवहन करती 5 गाड़ियां जब्त की गई हैं। लगातार शिकायतों के बाद अब जाकर एक्शन हुआ है। जानकारी राजनांदगांव के लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि अक्सर इस प्रकार की खबरें मिल रही थी। अवैध खनन की धड़ल्ले से शिकायतें हैं और अब जाकर कार्रवाई हुई। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 3 गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों के कब्जे से 30 किलो गांजा मिला था। सितंबर 2022 का ये पूरा मामला, जिसमें अब जाकर सजा सुनाई गई तस्करों को। तीनों तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, इसका आश्वासन पहले भी पुलिस ने दिया था और अब सजा का ऐलान। 10-10 साल की सजा तीनों ही तस्करों को सुनाई गई। और कोरिया में विधायक भैयालाल राजवाड़े के डांस का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। विधायक झुमका जल महोत्सव में पहुंचे। इस दौरान बॉलीवुड सिंगर के गाने पर विधायक जमकर नाचे। विधायक के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष भी मंच पर मौजूद रहे। भैयालाल राजवाड़े कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अब वे बैकुंठपुर से विधायक हैं, लेकिन ये अंदाज जो उन्हें लोकप्रिय बनाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। झुमका जल महोत्सव कोरिया का, विधायक पहुंचे तो गानों पर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए।